नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस। इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, जहां पर हम लोग भारत की जो मिट्टी है, सॉइल है, इनके बारे में पढ़ेंगे। सभी तरह के सॉइल, उनका कंपोजिशन, उनके साथ क्या लिमिटेशंस हैं, उनकी क्या खास बातें हैं, सबको देखेंगे। और साथ में हम ढेर सारे एमसीक्यूज़ भी करेंगे ताकि आप इन कॉन्सेप्ट को, आप इन फैक्ट को डाइजेस्ट कर सकें, उनको आप लंबे समय तक याद रख सकें। हर टॉपिक के बाद हम लोग सवाल करेंगे, जैसे कि एलुवियल सॉइल पढ़ लिया, उस पर सवाल कर लिया। जो भी सवाल प्रीलिम्स में आ चुके हैं उनको भी करेंगे हम लोग। जो ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पूरा लेक्चर सीरीज़ है इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसके पहले वो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए है, जिसका एग्ज़ाम अक्टूबर में होने वाला है। तो ध्यान से जो मॉक टेस्ट है ज्योग्राफी का, वो सॉल्व करते रहिए। सारे मेरे पिछले वीडियोस का प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कोई भी डाउट हो, कोई सवाल पूछना हो, तो डिस्क्रिप्शन में एक डॉक फाइल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप अपने सवाल लिख दीजिए। हम संडे को लाइव क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, आपके डाउट्स को। ठीक है। ज्योग्राफी के साथ इसके बाद जो अगली क्लास होगी हमारी, वो इन्वायरमेंट की होगी। मतलब इस ज्योग्राफी क्लास के बाद हमारी अगली क्लासेज इन्वायरमेंट की होगी, जहाँ पर हम लोग इन्वायरमेंट के सारे बेसिक फैक्ट पढ़ेंगे। जो इकोलॉजी होता है, बायोडाइवर्सिटी होता है, जो पिरामिड होता है, फूड वेव, फूड चेन, इन सब के बारे में। बायोमैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन, सक्सेशन क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी कितने तरह के होते हैं, सभी बातें, इकोटोन, इन सब के बारे में। ठीक है ना। तो इस क्लास के बाद अगली क्लास जो होगी, मतलब हमारा जो अगला जो लेक्चर होगा इस सीरीज़ में, वो एनवायरनमेंट का होगा। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मिट्टी जो होता है, इसका कंपोजिशन क्या होता है। ये पृथ्वी का सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, आपको पता है। इसमें मिनरल पार्टिकल, ह्यूमस, पानी और हवा, ये सभी से मिलकर के हमारी मिट्टी बनी होती है। मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके पोर्स में, मतलब कि इनके भीतर का जो स्पेस होता है, वहाँ पर हवा भरी हुई होती है, वहाँ पर पानी भी भरा हुआ होता है। कोई भी जीव जब मर जाता है तो वो डिकम्पोज होकर के मिट्टी में मिल जाता है, उसको हम लोग ह्यूमस कहते हैं। जैसे कि पेड़ के पत्ते ज़मीन पर गिरे, डिकम्पोज हो गया, मिट्टी में मिल जाएगा। तो जो ऑर्गेनिक कंटेंट है सॉइल का, वो बढ़ता जाता है धीरे धीरे समय के साथ। कब? जब बैक्टीरियल एक्टिविटी वहाँ पर होती है, जब वहाँ पर उसको सब सड़ाती गलाती है। ठीक है ना। जो सॉइल फॉर्मिंग कंपोनेंट है, उसमें पैरेंट मटेरियल, रिलीफ, क्लाइमेट और वेजिटेशन, ये सभी फैक्टर अपना रोल प्ले करते हैं। ये जो डायग्राम है वो एनसीईआरटी से लिया गया है। यहाँ पर किन किन फैक्टर पर हमारा सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड करता है, वो बताया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेरेंट रॉक। वो मिट्टी कहाँ पर बन रही है, उसके नीचे का जो पत्थर है वो किस चीज़ का है। अगर वो नीचे अगर वोल्केनिक रॉक होगा तो काली मिट्टी बनेगी, समझ रहे हो। अगर नीचे लाल पत्थर होगा तो रेड सॉइल बनेगा, आयरन रिच होगा, समझ रहे बात। तो ये जो पेरेंट रॉक है वो मिट्टी का कलर डिसाइड करता है, उसका टेक्सचर कैसा होगा, क्या उसके दाने बड़े होंगे, क्या उसके दाने छोटे होंगे, महीन होंगे, क्या वो पानी को रिटेन कर पाएगा या पानी उससे होकर नीचे चला जाएगा। उस मिट्टी का केमिकल कंपोजिशन क्या होगा, मतलब उस मिट्टी में कौन कौन से एलिमेंट ज़्यादा होंगे, कौन से एलिमेंट कम होंगे। भारत की जो अधिकांश मिट्टी होती है वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, इसीलिए हम लोग अपने भारत में एनपीके जो फर्टिलाइज़र है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। मिनरल कंटेंट, परमिएबिलिटी, मतलब वही पानी कितना सोखता है, इनके बारे में सब उसका पेरेंट रॉक जो होता है वो डिसाइड करता है। अगला है रिलीफ, मतलब वो मिट्टी कहाँ पर बन रहा है, क्या वो सतह से ऊंचाई पर बन रहा है या सतह पर नीचे बन रहा है, क्या वहाँ पर क्लाइमेट कैसा है, क्या क्लाइमेट वहाँ पर गर्म है, क्या वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो वो इक्वेटोरियल रीजन वाला होगा, वहाँ पर ह्यूमस देखने को मिलेगा। और जब रेनफॉल ज़्यादा होगा तो वहाँ पर लीचिंग ज़्यादा हो जाएगा। तो जो मिनरल्स हैं, जो आपके केमिकल्स हैं, वो पानी में घुल करके ज़मीन के नीचे चला जाएगा। ठीक है। वहाँ पर विदरिंग का रेट कैसा है, ह्यूमस कितना है, वो सब क्लाइमेट ही डिसाइड करता है। ठीक है। एल्टीट्यूड, स्लोप, ये सब एक्युमुलेशन डिसाइड करता है कि वहाँ पर मिट्टी कितनी मोटी है। अगर ज़्यादा ढलान पर, जैसे कि हम लोग अगर पढ़ेंगे माउंटेनियस सॉइल, पहाड़ी मिट्टी जो होती है,
वो उतना ज़्यादा मोटा नहीं होता, मतलब मिट्टी पतली ही होती है, क्योंकि वहाँ पर विदरिंग ज़्यादा होता है, वहाँ पर इरोजन ज़्यादा हो जाता है, मतलब मिट्टी बनती है और सड़क के नीचे चली जाती है। फ्लोरा, फाउना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने हैं ये डिसाइड करता है कि उसमें ह्यूमस कंटेंट कितना है। ठीक है, चले। हाँ, अगर डिकम्पोजिशन ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर ह्यूमस कम मिलेगा, क्योंकि सब पूरा केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है ना। ठीक है, तो ये बातें हो जाती हैं। चलो, तो हम लोग इस वीडियो में जो भारत की मिट्टी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। लैंड यूज़, पैटर्न, ये सब मेंस का टॉपिक है। ठीक है, प्रीलिम्स में जितना आता है हम आपको बताते चले जाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि कौन से मिट्टी में कौन सी खेती बाड़ी होती है, सब बातें बताएंगे आपको। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एलुवियल सॉइल। देखो, मेन हमारे पास जो 8 तरह की मिट्टी है वो है एलुवियल सॉइल, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, माउंटेनियस पहाड़ी, डिजर्ट सॉइल, सलाइन या अल्कलाइन सॉइल, मैनग्रोव सॉइल। मैनग्रोव सॉइल में आपको पता है कि यहाँ पर सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है ना, प्लांट वहाँ पर कुछ मतलब सुंदरी वन जो है ना मिलते हैं सुंदरवन के इलाके में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एलुवियल सॉइल को। जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो भारत का 42% मिट्टी को कवर करता है, मतलब भारत में जितनी मिट्टी है उसका 42% जो है वो आपका एलुवियल सॉइल है, उतने एरिया में फैला हुआ है। ये रिवर के द्वारा लेकर के आया जाता है, मतलब जब नॉर्दर्न रिवर जो हिमालय से निकलती हैं वो जब प्लेन में आता है तो अपने साथ सेडिमेंट लेकर के आता है। ये सेडिमेंट जब अपने फ्लड प्लेन में बिछाया जाता है तो वो एलुवियल सॉइल बन जाता है, मतलब वो एलुवियल सॉइल होता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, वाटर को रख सकता है, मगर इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का अभाव होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का अभाव होता है। इसीलिए इन मिट्टी में हम लोग NPK उर्वरक, NPK फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस की कमी पाई जाती है। समझ गए? इसकी अगली बात यह है कि ये कहाँ कहाँ पर मिलता है। जो हमारा उत्तरी मैदान है, क्योंकि सारी जो नदियाँ निकल रही हैं ऊपर से वो लेकर के ला के बसाती हैं यहाँ पर। नॉर्दर्न प्लेन, भारत का जो पूर्वी कोस्ट है, यहाँ पर भी नदियाँ आकर के डेल्टा बनाती हैं। याद है ना, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये वेस्टर्न घाट है, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो आकर के यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं, और सभी जो एलुवियल सॉइल है होती हैं वो ला करके यहाँ पर जमाती हैं। ठीक है, गुजरात में पाया जाता है, कठियावाड़ के रीजन को छोड़ करके। जैसे जैसे आप पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे, जैसे जैसे आप पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे, फर्टिलिटी घटती है, रेनफॉल घटता है। इसके साथ ही हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि जो उर्वरकता है घट रहा है, मगर उत्पादकता बढ़ जाता है। क्यों सर? क्योंकि इधर है उड़ीसा, इधर है वेस्ट बंगाल, ये बिहार है, झारखंड है, तो ये जो आपके ईस्ट इंडिया के राज्य हैं इनके पास उनकी टेक्नोलॉजी की कमी है, उनके पास कैपिटल की कमी है। इसी कारण से वो अच्छे बीज नहीं ला पाते, इरिगेशन का अच्छा साधन नहीं है। समझ गए? तो चूँकि हमारे पास इनपुट नहीं है, इसीलिए ईस्टर्न इंडिया में जो खेती होती है उसकी उत्पादकता कम होती है। मगर यही आप चले जाएंगे वेस्टर्न यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में, तो यहाँ पर जो किसान हैं वो बड़े किसान हैं, उनकी जो जोत होती है, मतलब खेत का साइज़ वहाँ पर बड़ा होता है। ऐसे बड़े खेत में मैकेनाइजेशन करना आसान होता है, मशीनें चलाना आसान होता है, और किसानों के पास मशीन लेने के लिए पैसे भी होते हैं, उनके पास कैपिटल भी है। चूँकि उधर पूरा नहर का जाल बिछा हुआ है, इरिगेशन का साधन बढ़िया है, इसीलिए वो लोग फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं बढ़िया से। क्योंकि फर्टिलाइज़र तभी इफ़ेक्टिव होता है जब उसको ज़्यादा जो इरिगेशन है वो मिले, ताकि पानी में घुल करके वो पौधे की जड़ों तक पहुंच पाए। बात क्लियर है एकदम? तो जो वेस्टर्न साइड के जो किसान हैं वहाँ की जो खेती बाड़ी है उसकी उत्पादकता ज़्यादा होती है। यहाँ पर कौन कौन सा पॉइंट मैंने बोला ये आपको याद रखना है। पेज लेकर के बैठेंगे, ज़्यादा सुखी रहेंगे, लिखते जाइएगा चीज़ों को। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये खास बातें हैं, मिट्टी का ये यहाँ पर चेंज देखने को मिलता है। अगला देखो, जो ईस्टर्न इंडिया है, मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर उर्वरकता ज़्यादा होती है, रेनफॉल यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है, तो इन इलाकों में ज़्यादा पोटेंशियल है सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन का।
जो फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन था वो उधर ही आया था, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब, इन इलाकों में। और वहाँ पर मेनली जो क्रॉप्स, जो ग्रेन्स हैं जैसे गेहूं है, इन सब पर ध्यान दिया गया। जो सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन है वो एवरग्रीन होगा, केवल अनाज ही नहीं, हॉर्टिकल्चर, सबको ध्यान दिया जाएगा। और ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है हमारे नॉर्थ ईस्ट के इलाके में और हमारे ईस्ट इंडिया के इलाके में, बशर्ते वहाँ पर हम लोग इरिगेशन प्रोवाइड कर दें। जो मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, खाद कैसे दिया जाए, ये सब। फर्टिगेशन पर एक सवाल आया था, क्या आया था? फर्टिगेशन पर यूपीएससी ने सिंपल सा सवाल पूछा था और लोग चिल्लाते हैं कि सर यूपीएससी ने सवाल पूछ दिया एग्रीकल्चर पर। फर्टिगेशन वगैरह सब पढ़ना है आपको GS3 में। ध्यान सुनना, यूपीएससी मेंस का GS3 का आप सिलेबस जा करके देखना, वहाँ पर एक सिलेबस में टॉपिक लिखा होगा टेक्नोलॉजी मिशन। टेक्नोलॉजिकल मिशन एक सिलेबस का नाम लिखा होगा। इसी मिशन के अंतर्गत पढ़ना रहता है इन सब तकनीकों के बारे में, फर्टिगेशन क्या होता है, सॉइल हेल्थ कार्ड, इस सब के बारे में, ठीक है ना, सॉइल टेस्टिंग वगैरह। तो पढ़ेंगे तब ना। प्रीलिम्स की तैयारी के पहले हम लोग मेंस की तैयारी करते हैं। क्यों करते हैं? मेंस की तैयारी से हमें ब्रॉड नॉलेज मिलता है। जितना ब्रॉड नॉलेज हमारे पास होगा हम उतना बेहतर गेस कर पाएंगे, बेहतर। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि कोई व्यक्ति है जो तुक्का मारता है तो उसका तुक्का लग जाता है, मगर हम जब तुक्का मारते हैं तो गलत हो जाता है। क्या कारण है भाई, उसके तुक्के में ऐसा क्या है? ठीक है, तो ये तब हो पाता है जब उनके पास ब्रॉड नॉलेज हो, वो चीज़ों को एलिमिनेट कर पाते हैं, अच्छे से गेस लगा पाते हैं। इसीलिए अभी समय है, मेंस की तैयारी अच्छे से कीजिए। पेपर जो सारा है ना कंप्लीट कर लीजिए प्रीलिम्स के पहले मेंस का, और ऑप्शनल भी। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, हर बार कोरोना नहीं आता, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको जो मौका आपको मिला है उसको यूज़ कीजिए। राजस्थान प्लेन में बड़ी समस्या है डिजर्टिफिकेशन की, क्योंकि वहाँ पर आर्द्रता, ह्यूमिडिटी की कमी पाई जाती है, और जो कैनाल से पानी सीप मतलब रिश्ता रहता है उससे सैलिनिटी भी बढ़ती है। क्या होता है, जो सॉल्ट कंटेंट है सॉइल का अपर पार्ट में वहाँ पर बढ़ जाता है। चलो सवाल करते हैं। भांगर इज द न्यू एल्यूवियम एंड इज डिपोजिटेड बाय फ्लड एनुअली। एल्यूवियल दो तरह का होता है, एक होता है भांगर, एक होता है खादर। भांगर होता है पुराना वाला, जैसे कहते हैं ना भंगार है, मतलब खराब चीज़ है। तो याद रखना, भंगार जो होता है वो नया नहीं होता, ये ओल्ड होता है, पुराना होता है। फ्लड, देखो ये नदी जा रही है, क्या हो रहा है, ये नदी जा रही है, ये जो एरिया है ये नया फ्लड प्लेन का है, यहाँ पर नई मिट्टी है। क्या है, यहाँ पर न्यू मिट्टी है। इसके बगल वाला जो पूरा एरिया होगा, ये पोर्शन जो होगा ये खादर होगा, सॉरी ये भंगार होगा, ठीक है ना। ये पुराना वाला होता है, क्या होता है, ये ओल्ड एल्यूवियम होता है, ये भंगार होता है, और ये खादर होता है जो रिवर का जो चैनल होता है उसके नज़दीक का है, ठीक है। खादर रिप्रेजेंट अ सिस्टम ऑफ ओल्ड एल्यूवियम। खादर ओल्ड एल्यूवियम है क्या? नहीं, खादर है जो नज़दीक वाला है ना बाबू। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, डी, नाइदर वन नॉर टू आर करेक्ट। दोनों के दोनों जो हैं वो गलत हैं, ठीक है। मगर एक बात, खादर और भंगार दोनों में कंकड़ का कंटेंट पाया जाता है। जो कंकड़ होता है, कैल्शियस कंसेंट्रेशन होते हैं, ये दोनों में पाया जाता है, भंगार में भी और खादर में भी। चलो एक सवाल और करते हैं। आपको मैंने एक मिट्टी के कुछ गुण बताए हैं, आप इन गुण को देखिए। सैंडी लोम इन टेक्सचर, मतलब बहुत ही महीन होता है, सैंडी टाइप का होता है। ये नाइट्रोजन की कमी होती है। रिच इन पोटास एंड फॉस्फोरिक एसिड, फर्टाइल होता है। तो ध्यान सुनना यहाँ पे, सैंडी लोम इन टेक्सचर, डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। तो एलुवियम सॉइल ये डिफिशिएंट होता है नाइट्रोजन में, ठीक है ना। रेड एंड येलो सॉइल यहाँ पर आपका आयरन ज़्यादा होता है। फर्टाइल, एलुवियल सॉइल ज़्यादा फर्टाइल है। फर्टाइल आपका ब्लैक सॉइल भी है, उतना बाकी उतना नहीं है, ठीक है ना। और रिच इन पोटास एंड फॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ पर जो बेस्ट गेस आप लगा सकते हैं वो एलुवियल सॉइल है, ठीक है ना, क्योंकि बाकी जो है वो चारों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो जो एलुवियल सॉइल है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसकी खास बात यह है कि एलुवियल सॉइल इमेच्योर होता है, मतलब इसका जो पूरा सॉइल प्रोफाइल है वो पूरा तरह से डेवलप नहीं हो पाता, ठीक है।
यहाँ पर नाइट्रोजन बहुत कम होता है, मगर पोटास और फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पर ठीक ठाक मात्रा में मिल जाती हैं। ठीक है, ये बातें हो गई आपके इसके बारे में। अब आते हैं हम लोग लाल मिट्टी की तरफ, रेड सॉइल की तरफ। भारत का जो टोटल सॉइल एरिया है उसका 25% मतलब कि 1/4 रेड सॉइल पाया जाता है। ये ग्रेनाइट और नेसिस के इरोजन से बनता है। इसमें आयरन और निकेल की मात्रा ज़्यादा होती है। चूँकि आयरन है तो इसका कलर लाल हो जाता है। ये काफ़ी ड्रेन्ड है, मतलब कि ये बेस्ट ड्रेन्ड सॉइल है। मतलब यहाँ पर अगर बारिश वारिश होती है तो लॉगिंग नहीं होती, पानी नीचे चला जाता है, तो यहाँ पर जो वाटर लॉगिंग की समस्या है वो नहीं मिलती रेड सॉइल वाले केस में। अब कहाँ कहाँ पर मिलता है वो देखो। ये जो आपका पूरा एरिया है वो रेड सॉइल वाला ये है। ये जो पूरा एरिया है ना, ये रेड सॉइल वाला एरिया है। ठीक है, तो देख रहे हैं आपकी काफ़ी अच्छे खासे मात्रा में है। ये वाला फॉरेस्ट का है, ये वाला फॉरेस्ट वाला है, फॉरेस्ट और माउंटेन वाला है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें लाइन इस तरह से है, इसमें लाइन इस तरह से है, ठीक ना। तो यहाँ पर लाइम, फॉस्फेट और पोटास, इन सब में ये रिच होता है। क्या होता है? लाइम, फॉस्फेट, आयरन और पोटास, इसमें ये रिच होता है। अब देखो यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन था, वहाँ पर लाल मिट्टी क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर आपका पोटास, फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पर रिच है और नाइट्रोजन वहाँ पर डिफिशियंट है। देखो यहाँ पर ध्यान से, ठीक है ना। यहाँ पर आपका नाइट्रोजन डिफिशियंट है, फॉस्फोरस भी है यहाँ पे, फॉस्फोरस की यहाँ पर कमी पाई जाती है, फॉस्फेट यहाँ पर ज़्यादा होता है, दोनों में अंतर होता है। इसीलिए आपका वो आपका एलुवियल आंसर था। इट कैन सपोर्ट मैक्सिमम क्रॉप डाइवर्सिटी। ये खास बातें हैं लाल मिट्टी की, काफ़ी इंपॉर्टेंट फूड सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्रॉप डाइवर्स है, अलग अलग तरह का जो क्रॉप उगाया जाता है, हमारे जो भोजन में जो न्यूट्रिशन है उसको बढ़ाता है, क्योंकि अलग अलग हमारे पास जो क्रॉप है वो मिलते हैं। अगला है, हाँ एक बात और, ये जो लाल मिट्टी है इससे जो ईंट है बनाई जाती है, इसीलिए हम लोग मिट्टी का जो ऊपरी पार्ट है वो निकाल करके मिट्टी बना देते हैं और टॉप सॉइल का लॉस हो जाता है। चूँकि ये पूरा एरिया एरिड रीजन है, यहाँ पर सूखा ज़्यादा पड़ता है, इसीलिए पूरा ड्राउट प्रोन एरिया है, यहाँ पर गरीबी ज़्यादा पाई जाती है। लोगों के पास कैपिटल नहीं है, मिट्टी में भी समस्या है, तो जो ज़मीन होती है वो कभी कभी खाली छोड़ दिया जाता है, उसको परती छोड़ दिया जाता है। चलो एक सवाल करो अब इसी के बारे में, लाल मिट्टी के बारे में। When you travel certain parts of India, you will notice red soil, लाल मिट्टी। What is the main reason for this color? अब इस सवाल पूछकर यूपीएससी ने आपके साथ बेइज्जती कर दिया है। मैग्नीशियम, ह्यूमस, फेरिक ऑक्साइड, फॉस्फेट, क्या आंसर है बताना ज़रा। फेरिक ऑक्साइड जो है ना, इस कारण से लाल मिट्टी का कलर लाल होता है। सी आपका सही जवाब है। कोई दिक्कत की बात है? बड़ा टफ सवाल था। चलिए अब आते हैं काली मिट्टी की तरफ। भारत का जो 15% जो हमारा एरिया है वो काली मिट्टी से बिछा हुआ है। ये दक्कन के पठार में जो लावा रॉक होता है, जो आपके वोल्केनिक रॉक होते हैं, उनके वेदरिंग से बना होता है, उसके टूट फूट से बना होता है। इसमें फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट ज़्यादा होता है, लाइम ज़्यादा है, पोटास ज़्यादा है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस इसमें नहीं, मतलब बहुत कम पाया जाता है, मतलब नहीं कह सकते, इसमें कम होता है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ठीक है। और एक बात और, इसकी कुछ खास बातें होती हैं, इसमें क्ले कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, इसका दाना बहुत ही महीन होता है। एक बात और, जब इसको सुखाते हैं तो ये क्रैक इसमें उत्पन्न हो जाता है। देखो ये जो मिट्टी है ना, ये बहुत ही महीन दाने वाले मिट्टी है, बहुत ही फाइन पार्टिकल है। सूखने पर ये क्रैक हो जाता है और इसमें हवा समा जाती है। क्या हो जाता है? हवा घुस जाती है, मिट्टी का एरेशन हो जाता है, मतलब मिट्टी का ऑक्सीजनेशन कह सकते हैं। जब ये गीला होता है तो ये स्टिकी हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही ये सूखने पर क्रैक होता है, इसको हम लोग सेल्फ प्लॉटिंग कहते हैं, मतलब अपने आप वहाँ पर जुताई हो गई, हमें कुछ करना नहीं पड़ा। ये कॉटन के कल्टीवेशन में बहुत फेमस है, मतलब यहाँ पर कपास की खेती होती है, गन्ना भी यहाँ पर खूब उगाया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस मिट्टी में वाटर को रिटेन करने का क्षमता काफ़ी ज़्यादा होता है। चूँकि वाटर को रिटेन कर पा रहा है, तो मान लो कि थोड़ा सा बारिश नहीं भी हुआ तब भी ये मिट्टी संभाल लेता है। समझ गए? मतलब कि ड्राई कंडीशन में भी यहाँ पर आप फसल उगा सकते हैं।
ठीक है। इनका जो मेन एरिया है वो है कठियावाड़ का, क्योंकि कठियावाड़ में वहाँ पर नहीं मिलता, वहाँ पर मिलता है लुबियम, गुजरात का एरिया, याद है ना, गुजरात में इसको छोड़कर बाकी सारे एरिया में था। विंध्यन, कैमूर हिल और महाराष्ट्र का पठार। जो कर्नाटका का जो पठार है उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पर भी हमको ये ब्लैक सॉइल, काले मिट्टी देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, जो हमारे भारत की मिट्टियाँ हैं उनमें क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। एलुवियल सॉइल में पोटाश है, नाइट्रोजन है, मगर फॉस्फोरस नहीं है। ब्लैक सॉइल में पोटाश है, ठीक है, मगर यहाँ पर एलुवियम में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, ठीक ना, यहाँ पर नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। पोटास है, ह्यूमस है, मगर यहाँ पर नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी है। रेड सॉइल में पोटास है, एनपी और ह्यूमस नहीं है, मतलब कम है। लेटराइट वाले में पोटास है, आयरन बहुत ज़्यादा है, एनपी और कैल्शियम की कमी पाई जाती है। एरिड सॉइल, अच्छा ये सब जो फैक्ट है, डाटा है ना, वो सवाल से ही हो पाएगा, ऐसे तुम रटने के लिए बैठोगे तो ऐसा याद नहीं होगा, ठीक है। हम लोग इंसान हैं, कंप्यूटर तो है नहीं कि कॉपी पेस्ट कर दिया हमारे माथे में याद हो गया, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जो आप सवाल करते जाएंगे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। चलो अब हम आते हैं लेटराइट सॉइल पर। इसमें सिलिका का लीचिंग हो गया होता है, मतलब सिलिका जो है ज़्यादा बारिश के कारण सिलिका जो होता है वो मिट्टी से घुल करके नीचे चला गया होता है और मिट्टी के ऊपरी सतह पर आयरन रह जाता है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जम जाता है ये मिनरल, तो उसको हम लोग पीटलैंड पैन बनाता है और ये काफ़ी एसिडिक होता है ये सॉइल। देखो जहाँ पर भी आपको इस तरह का मिलता है वहाँ पर सॉइल एसिडिक हो जाता है। क्विकली एरोडेड ऑन डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग एंड प्लांटेशन, क्योंकि मिट्टी में जो बॉन्ड होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है। तो जैसे ही वहाँ पर हम पेड़ काटते हैं तो पेड़ काटने के बाद जो इसकी जड़ें मिट्टी को पकड़े हुई थी वो छोड़ देती हैं, मिट्टी अब ढीली हो जाती है और फिर वो धीरे धीरे इरोड होने लगता है। माइनिंग भी एक बड़ी समस्या है इसके, जो इरोजन है, मिट्टी का जो इरोजन है उसके पीछे। अब ये जो पूरा लेटराइट सॉइल है वो ईस्टर्न घाट में, तेलंगाना में और जो कर्नाटका प्लेटू है वहाँ पर मिलता है। ध्यान सुनिएगा, कर्नाटका प्लेटू का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पर काली मिट्टी मिलती है। अभी मैंने बताया था आपको काली मिट्टी जब पढ़ रहे थे हम लोग। यहाँ पर वेट और ड्राई वेदर अल्टरनेट आता है, मतलब कभी सूखा, कभी ठंड, कभी सूखा, कभी बारिश। तो इसी कारण से ये लेटराइट सॉइल पैदा होता है। इसका हम लोग इस्तेमाल जो ईंट बनाने में भी करते हैं। टोटल का 4.5% एरिया ही लेटराइट सॉइल, मतलब बहुत ही कम है। बॉक्साइट यहाँ पर रिजर्व पाया जाता है। बॉक्साइट किसका होता है? एल्युमिनियम का एक ये मिनरल है, इसका ओर है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर जो मेन खेती होती है वो काजू की होती है, मगर यहाँ पर प्लांटेशन क्रॉप भी उगाए जाते हैं फर्टिलाइज़र के साथ, जैसे कि चाय है, कॉफ़ी है, रबर है। तो अगर आपसे पूछे कि प्लांटेशन क्रॉप के लिए कौन सी मिट्टी ज़्यादा प्रॉपर है, तो लेटराइट सॉइल जो है ना वो काफ़ी अच्छी होती है। इसमें आयरन ज़्यादा पाया जाता है, थोड़ा सा उर्वरक दे देंगे तो ये काम हो जाता है, मगर बाकी क्रॉप के लिए, मतलब नॉर्मल खेती के लिए ये सूटेबल नहीं है। काजू वगैरह बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, ठीक है। अब चलो एक सवाल देखो प्रीलिम्स 2013 का। ये सवाल पूछ रहा है लेटराइट सॉइल के बारे में ही। दे आर रेड इन कलर, बहुत बढ़िया। दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटास, चाचा आयरन। दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड यूपी। यूपी का तो पूरा एरिया एलुवियल का है, एलुवियल का है ना, तो तीसरा काटिए ना, तीसरा जो है वो काट दीजिए। तो तीसरा काट देंगे तो क्या होगा? ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, यार 1 और 4 बचा है बस। यहाँ पर टपियोका और कैशू नट, ये तो ठीक है, मतलब काजू यहाँ पर होता है। तो 1 और 4 केवल यही सही है। देखा आपने कि कैसे एक एलिमिनेट करने से, केवल यूपी को एलिमिनेट करने से आपका आंसर आ गया। तो काफ़ी कुछ रटना नहीं है। अगर आपको नाइट्रोजन और पोटास याद नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बाकी चीज़ों से आंसर निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर क्या है? यहाँ पर सी है, 1 और 4 ओनली आर करेक्ट। कोई दिक्कत की बात है? नहीं जी, ठीक है। तो मोटा मोटी बातें जो है वो याद रखिए कहाँ पाया जाता है। आपको जो 3-4 लाइनें देगा ना, आप उसे एलिमिनेट कर ही लेंगे अपने ऑप्शन को। चलो अगला सवाल देखो, यहाँ पर कहा गया है ब्लैक सॉइल रिटेन मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम। बिल्कुल सही बात है। जो काली मिट्टी होती है वो मॉइस्चर को लंबे समय तक रिटेन रखती है। इसी कारण से अगर बारिश नहीं होती, कोई ड्राई सीजन चल रहा होता है, तो वहाँ पर भी जो क्रॉप है वो अच्छे से डेवलप होता है। लेटराइट सॉइल डेवलप्ड इन एरिया विथ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। जी हाँ,
अल्टरनेट ड्राई एंड वेट सीजन होता है, वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है और उसके बाद में काफ़ी हाई रेनफॉल होता है, मिट्टी की लीचिंग हो जाती है और ये लेटराइट सॉइल डेवलप होता है। एक्चुअली सिलिका नीचे चला जाता है और आयरन ऊपर ही रह जाता है। रेड सॉइल डेवलप ऑन crystalline igneous rock in area of low rainfall in the eastern southern part of Deccan Plateau। ये बात भी सही है, आपका जो तीनों स्टेटमेंट है वो सही है, डी आपका सही आंसर है। जैसे कि रेड सॉइल उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी इलाकों में आपको मिल जाता है रेड एंड येलो सॉइल। अब आते हैं हम लोग माउंटेनियस सॉइल की तरफ, जो पहाड़ी मिट्टी है वहाँ पर मैंने बताया आपको इरोजन होने के कारण मिट्टी का लेयर बहुत ही पतला होता है, मतलब बहुत ही पतला लेयर होता है। सॉइल हेरोजन मतलब कि मिट्टी का जो अपर लेयर है उसके नीचे का लेयर उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता, और चूँकि काफ़ी ढलान होती है तो यहाँ पर खेती बाड़ी उतनी ज़्यादा हो नहीं पाती, केवल हल्के फुल्के घास मिलते हैं वहाँ पर। ठीक है। पोर्टजोइक सॉइल होता है, मतलब इसका मतलब ये है कि जो पोर होते हैं वहाँ पर कभी कभी जो वाटर हो जाता है वो चला जाता है, आयरन यहाँ पर देखने को मिलता है। ये काफ़ी कोल्ड क्लाइमेट में बना हुआ होता है। पोर्टजोल वो सॉइल होती हैं जहाँ पर कोनिफोरस और जो बोरियल फॉरेस्ट हैं वो पाए जाते हैं। आयरन का लीचिंग हो जाता है, सिलिका ऊपर के एरिया में रहता है और जहाँ पर सिलिका होगा वो एसिडिक सॉइल होगा। सिलिका सॉइल को एसिडिक बनाता है, याद रखिएगा। खेती के लिए उतना अच्छा नहीं है मगर जंगल उगाने के लिए, लंबरिंग के लिए काफ़ी अच्छी सॉइल है ये वाला, क्योंकि यहाँ पर कॉनिफोरस और बोरियल फॉरेस्ट ज़्यादा डेवलप होते हैं, अच्छे से डेवलप होते हैं इन पोर्टजोल सॉइल में। और जो पोर्टजोल सॉइल है ना, ये कनाडा में खूब मिलता है, कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पर खूब मिलता है। अब आते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। इसकी खास बात यह है कि इसके पार्टिकल्स थिक साइज़ के होते हैं, इसका ग्रेन काफ़ी लूज़ होता है। चूँकि इन मिट्टी का ग्रेन काफ़ी लूज़ है तो पानी डालेंगे तो पानी पूरा अंदर सोख लेता है। काफ़ी मोटा दाना होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होती है, न्यूट्रिएंट का अभाव है, उर्वरकता बहुत ही कम है। ये खेती मतलब ये किसानी सपोर्ट नहीं करता। मगर जो भारत की डिज़र्ट की मिट्टी है वो थोड़ी सी अलग है, थोड़ा सा यूनिक है, क्योंकि यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट ज़्यादा अमाउंट में है। हमारे यहाँ मरुस्थल इसलिए बना है ना क्योंकि अरावली पैरेलल पड़ गया था, जो अपना साउथ वेस्ट मानसून है उसको रोक नहीं पा रहा था और आगे चला जाता है मानसून की हवा पंजाब तक, हिमाचल तक के। मैंने पढ़ा था मानसून वाले लेक्चर में, याद है। तो यहाँ पर ये जो मिट्टी है वो एलुवियम जो फाइन लोजिक डिपॉजिट है, मतलब जो महीन पार्टिकल हैं उससे मिलकर बना होता है। अगर हम यहाँ पर इरिगेशन दे दें, सिंचाई कर दें तो ये खेती बाड़ी के लिए अच्छी होती है। जैसे कि आप लोगों ने ये क्या बोलते हैं इसको, खरबूज खाया होगा कभी। खरबूज है, फिर ये मूंगफली है, ये सब रेतीली मिट्टी में होता है। क्या होता है? रेतीली मिट्टी में होता है। मगर यहाँ पर सैलिनिटी और डिजर्टिफिकेशन ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए थोड़ा सा इसमें समस्या आती है डिजर्ट सॉइल में। अब आते हैं मैनग्रोव सॉइल। ये कहाँ पर होता है? जो तटीय इलाके हैं, जो कोस्टल इलाके हैं, वहाँ पर ये सॉइल पाया जाता है, टाइडल रीजन में। टाइडल रीजन क्या होता है? ये वो रीजन होता है जहाँ पर हाई टाइड चढ़ता है पानी और फिर लो टाइड के जरिए पानी उतर जाता है। यहाँ पर ग्लेइंग प्रोसेस मिलता है। ग्लेइंग का मतलब ये होता है कि जो मिट्टी का जो पोर होता है वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा जाकर, मतलब सॉरी, जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, जाकर के समा जाता है। ठीक है, वो पोर्टजोय वाले में नहीं था, ये ग्लेइंग वाले में है। ठीक है ना। ये स्वाम्पी और पीटी सॉइल होता है, ब्लूइश ग्रीन कलर होता है सल्फेट के कारण। और यहाँ पर जो मैनग्रोव पाए जाते हैं उनकी भी खास बात ये है कि यहाँ पर जो पौधे होते हैं उसमें पहले से ही, मतलब पेड़ के ऊपर ही उनका हो चुका होता है। जैसे ही पानी में गिरते हैं तो फिर वो मतलब पॉलिनेट नहीं होते, पॉलिनेट पहले ही हो चुके होते हैं, बस पानी में गिर करके वो फिर नीचे जाते हैं और फिर वो डेवलप हो जाते हैं। ये सूटेबल नहीं है खेती बाड़ी के लिए, मगर कुछ पौधे जैसे कि सुंदरी जो पेड़ होता है ना, वो काफ़ी अच्छा होता है इन सब इलाकों में, क्योंकि वो सॉइल टॉलरेंट होता है, मतलब जो है ना सॉल्ट, उसको टॉलरेट कर पाता है। अब आते हैं सलाइन सॉइल की तरफ। वैसी मिट्टी जहाँ पर सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है, ये ऐसे एरिया मिलता है जहाँ पर सूखा काफ़ी ज़्यादा है। सूखे से क्या होता है? मिट्टी का जो ऊपर का लेयर है वो सूख गया, नीचे से पानी ऊपर आया और अपने साथ सॉल्ट कंटेंट ले करके आया। सॉल्ट ला करके जमा दिया मिट्टी के ऊपरी लेयर में, पानी उड़ गया, फिर से दोबारा से नीचे से पानी आया। तो एरिड एरिया जहाँ पर ड्रेनेज अच्छा नहीं है, वहाँ पर
जो सॉल्ट कंटेंट है वो धीरे धीरे मिट्टी के ऊपर लेवल में बढ़ता जाता है। ओवर इरिगेशन, इससे भी समस्या होती है। कैनाल एरिया में भी समस्या देखी जाती है, जैसे कि पंजाब का एरिया जो आपका क्वेश्चन पे एरिया है वहाँ पर। ये वेस्ट राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तराई बेल्ट, डेक्कन का जो रीजन है यहाँ पर सैलाइन सॉइल पाया जाता है। ये देख रहे हो, ये वाला एरिया और इधर का एरिया वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, इन सब का जो एरिया है वहाँ पर देखो किस तरह से यहाँ पर जो सॉल्ट है वो जमा हुआ है ऊपर, देख रहे हो इधर। ये पूरा जो सॉल्ट है ना वो मिट्टी के ऊपरी भाग में जमा हुआ है, इसी कारण से ये मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं होती। जो मिट्टी का सैलिनेशन होता है वो 2 स्टेज में होता है। सबसे पहले जो कैल्शियम सॉल्ट हैं वो आकर के जमता है। क्या होता है, एरिडिटी अगर उतनी ज़्यादा एक्सट्रीम ना हो, अगर एरिडिटी मॉडरेट हो, उतना ज़्यादा सूखा ना हो, तो ऊपर आकर के कैल्शियम सॉल्ट जो सॉल्ट है वो जमता है। मगर अगर सूखा बहुत ही ज़्यादा हो तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट भी आकर के ऊपर जम जाता है और मिट्टी की हालत और ख़राब कर देते हैं, उनको और बना देते हैं अनुर्वर। तो यहाँ पर हमने जो अपना सॉइल है, सॉइल ऑफ इंडिया है, ये हमने पढ़ लिया है और जो मिट्टी की जो खास बातें हैं वो सब हमने यहाँ पर समझा। चलिए अब हम कुछ सवाल कर लेते हैं। कश्मीर हिमालय आर फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशन। कश्मीर हिमालय में हमको करेवा फॉर्मेशन मिलता है। ये किस चीज़ के कल्टीवेशन के लिए जाने जाते हैं? आपको मैंने बताया था कि जो करेवा होता है वो केसर के लिए जाना जाता है। तो ज़ाफ़रान, अ लोकल वैरायटी ऑफ सैफरॉन, केसर, ज़ाफ़रान काफ़ी फेमस है, काफ़ी महंगा मिलता है वहाँ पे। इसका कल्टीवेशन होता है करेवा में, वहाँ पर जम्मू कश्मीर का जो इलाका है वहाँ पर। तो आपका ए जो है वो सही आंसर है, बी, सी और डी जो है वो गलत है यहाँ पे। अगला जो, हाँ देखिए यहाँ पे ये वो एरिया होते हैं जहाँ पर जो लेक का जो मिट्टी होता है वो जमा हुआ होता है। वैसे तो वैली ऑफ कश्मीर में कई सारी मिट्टी मिलती हैं मगर करेवा एक है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा आपको मिलता है ये पीर पंजाल का जो एरिया है वहाँ पर। अगला आपका सवाल है परमाफ्रॉस्ट के बारे में। परमाफ्रॉस्ट इज एनी ग्राउंड दैट रिमेन्स कम्प्लीटली फ्रोजन फॉर एट लीस्ट 2 ईयर। हाँ जी, परमाफ्रॉस्ट की जो मिट्टी होती है वो आइस के इन्फ्लुएंस में पूरी जमी होती है और वो कम से कम 2 साल लगातार जमा हुआ होता है। परमाफ्रॉस्ट में जो मीथेन गैस है ये भी ट्रैप्ड होता है, मीथेन गैस ट्रैप्ड होता है। अब समस्या ये है कि जब ग्लोबल वार्मिंग आएगा तो ये जो परमाफ्रॉस्ट है वो मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद जो मीथेन गैस है इसको रिलीज करेगा। अब मीथेन गैस ग्रीन हाउस गैस है, इसके रिलीज होने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी सर? क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है, ऑब्वियस सी बात है। तो आपका पहला यहाँ पर सही है। परमाफ्रॉस्ट इज मेड ऑफ सॉइल, रॉक एंड सैंड। इसके साथ साथ आइस भी होता है, ठीक है ना। तो इन सब से मतलब इन सबको आइस बांधे हुए होता है। ये नॉर्दर्न और साउदर्न पोल दोनों पर मिलता है और जो माउंटेनियस इलाके हैं, मतलब जो हिमालय का जो एरिया है ऊपर वाला जहाँ पर मिट्टी जमी हुई होती है, ठंड ज़्यादा होती है, उन इलाकों में पाया जाता है। आपका बोथ 1 और 2 सही है। अगला है, आपको मैंने एक मिट्टी के बारे में बताया है, ये इनफर्टाइल होता है, डज नॉट सपोर्ट एनी वेजिटेटिव ग्रोथ। यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, कैल्शियम भी कम होता है, मगर सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम मतलब ये जो सॉल्ट हैं, सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है। इन इंडिया इट इज़ फाउंड इन वेस्टर्न गुजरात, सुंदरबन। अब सुंदरबन वाले एरिया में तो सॉल्ट वाला ही पाया जाएगा क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया जो सलाइन वाटर है उसके कांटेक्ट में है, सलाइन वाटर के कांटेक्ट में है, तो आपके सलाइन सॉइल ही पाई जाएगी। सुंदरबन के एरिया में पीटी सॉइल तो मिलेगा नहीं, एरिड सॉइल भी नहीं मिलेगा, बारिश ठीक ठाक होती है मानसून के कारण, और जो ब्लैक सॉइल है वो भी मिलता है, तो सलाइन सॉइल ही आंसर हो गया। इसको हम लोग ऊसरा मिट्टी भी कहते हैं। जो आपका सलाइन सॉइल है उसको हम लोग ऊसरा मिट्टी भी कहते हैं। यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम खूब पाया जाता है, अनुर्वर होता है, इनफर्टाइल होता है, यहाँ पर वेजिटेशन उतना उगता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सॉइल ज़्यादा है, ड्रेनेज खराब है इस कारण से, और एरिड जैसे कि जो इलाके एरिड होते हैं वहाँ पर ये ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि वेस्टर्न गुजरात का एरिया, यहाँ पर आपको ये सॉल्ट वाली जो मिट्टी होती है वो पाई जाती है। हाँ, सुंदरबन में क्यों मिलता है सर? क्योंकि ये पूरा वाटर लॉग्ड है, ठीक है ना, स्वाम्पी एरिया है, इसी कारण से वहाँ पर ये पाया जाता है। नाइट्रोजन और कैल्शियम का इसमें अभाव मिलता है, नाइट्रोजन और कैल्शियम इसमें
कम पाए जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपका है मिट्टी के बारे में जनरल, एलुवियल सॉइल इज नॉन एज ए सेल्फ प्लॉटिंग सॉइल, सही है क्या? नहीं, सेल्फ प्लॉटिंग का जो प्रक्रिया है ये मिलता है काली मिट्टी में, ब्लैक सॉइल में मिलता है ना सेल्फ प्लॉटिंग, तो पहला तो गलत हो गया। ब्लैक सॉइल इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांटेशन क्रॉप, प्लांटेशन कॉफ़ी, चाय, रबर किस में मिलता था? लेटराइट सॉइल में ना, लेटराइट सॉइल में मिलता था ना, तो आपका दूसरा गलत हो गया। सैलाइन सॉइल आर फाउंड इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, आपको अभी मैंने बताया जो एरिया वाटर लॉग्ड हैं, स्वाम्पी एरिया हैं, एरिड है, सेमी एरिड है, वेस्टर्न गुजरात वाला, वहाँ पर मिलता है। तो आपका तीसरा जो है वो सही है, इसीलिए केवल 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अभी मैंने बताया ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पर एरिड और जो सेमी एरिड एरिया है यहाँ पर मिलता है, वाटर लॉग्ड एरिया में ये सलाइन सॉइल पाया जाता है। क्लियर हो गई बातें? तो इस तरह का जो सवाल है वो आपसे पूछा जाएगा, किसमें? जो मिट्टी से संबंधित सवाल होंगे उसमें। ठीक है, तो ये थी बातें हमारे जो इंडियन सॉइल हैं उनके बारे में। हम लोग मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, और जो इन्वायरमेंट के सारे टॉपिक्स हैं करंट अफेयर के साथ, हम लोग उन्हें कवर करेंगे, उन्हें पूरा करेंगे। ठीक है, लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक, खराब लगा तो डिसलाइक। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।